वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एनाटॉमी शुरू किए थे और एनाटॉमी से संबंधित कुछ टर्म्स थे, उसको हम लोगों ने देखा। इस प्रकार आज जो है हम लोग कवर करेंगे सेल, कोशिका। तो कोशिका के बारे में देखा जाए तो जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक, हमारी बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एक सबसे छोटी इकाई होती है और सारे फंक्शन उसमें होते हैं, उसमें सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, कोशिका में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कोशिका कला, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत में अध्ययन करेंगे और इससे बनने वाले जो भी संबंधित क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कोशिका की संरचना और क्रिया। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। यह हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे हम सीधे आँखों से नहीं देख सकते हैं, केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो जो कोशिकाएँ होती हैं, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएँ होती हैं और मिलकर के हमारे कोशिकाएँ मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और फिर ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंग मिलकर के अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र मिलकर के बॉडी बनाते हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये सबसे छोटी यूनिट है हमारे शरीर की। जिस प्रकार एक मकान के बनने में तमाम चीज़ों का आवश्यकता होती है, उसी प्रकार छोटी छोटी ईंटों से मिल करके एक मकान बनता है। उसी प्रकार छोटे छोटे सेल मिल करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और इससे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्या बनते हैं। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोशिका क्या है, और विकल्प में इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं। खून की एक बूंद में लगभग 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है साइटिका है, यह एक तंत्रिका कोशिका है। इस प्रकार अब हम एक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो सेल होता है उसमें सबसे आउटर जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका कला जिसको बोलते हैं। उसके अंदर जो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म में कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन सब जो भी सब होते हैं सबको प्रोटोप्लाज्म कहा जा सकता है, कोशिका द्रव्य। उसके बाद इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे चीज़ इसमें पाए जाते हैं इस संघ में। अब देखते हैं जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। और वैसे देखा जाए तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो पहले हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यह कोशिका जीव जंतु में पाई जाती है। यह आकार में बड़ी होती है। इसमें केंद्रक होते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। कोशिका के विभाजन माइटोसिस और मियोसिस प्रक्रिया होती है। तो जो माइटोसिस इसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं और मियोसिस जो होता है इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो जो समसूत्री विभाजन होता है ये दैहिक कोशिका या कायिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये लैंगिक कोशिकाओं में होता है। अब हम देखते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। तो जो समसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों में वृद्धि एवं टूटे फूटे भागों का मरम्मत करने की अहम भूमिका इनकी होती है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन में। जैसा कि अभी हमने कहा कि ये दैहिक कोशिकाओं में होता है या इसी को कायिक कोशिका बोल सकते हैं। इन कोशिकाओं में ये विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन केवल एक चरण में ही पूरा हो जाता है। इसमें जो मदर सेल से डॉटर सेल जो बनती है, 2 सेल बन जाएंगी, बस एक ही चरण में कंप्लीट हो जाता है। समसूत्री विभाजन की क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर जो है इसमें नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब इसमें जो होता है, क्रॉसिंग ओवर में एक ओवम और एक स्पर्म दोनों मिलते हैं, उसके बाद में फिर जो है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये हमारी दैहिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसमें क्रॉसिंग ओवर की आवश्यकता नहीं होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं। समसूत्री विभाजन में संतत कोशिकाओं की गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिकाओं की बराबर रह जाती है। अब यहाँ पे सेलुलर रिप्रोडक्शन, माइटोसिस एंड मियोसिस का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो ये पेरेंट सेल, मदर सेल है और इसमें जो है
डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद में द्विगुणित हुआ, उसके बाद 2 डॉटर सेल में ये डिवाइड हो जाती है, ये समसूत्री विभाजन में। और वही अर्धसूत्री विभाजन में देखा जाए तो इसमें जो है पेरेंट सेल डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद में 2 सेल में डिवाइडेशन हो जाएगा, फिर 2 प्रक्रिया होती है, फिर उसमें जो होती है जो सेल होता है फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। इस प्रकार एक सेल से 4 सेल बन जाती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देख रहे हैं हम। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा जीवों में एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में आ जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर दूसरे चरण में वही 2 कोशिकाएं फिर से बन जाएंगी, 4 कोशिका बन जाती है। 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के अर्धसूत्री का आदान प्रदान होता है तथा साथ ही क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया इसमें होती है, स्पर्म और ओवम दोनों मिलने से जो होता है जायगोट बनेगा, और उसके बाद में इसमें सेल डिवीजन होगा। आगे है अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था काफ़ी बड़ी होने से उसे 5 उपचरणों में विभाजित किया जाता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वैसे देखा जाए तो 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। लेकिन जो प्रोफेज होता है उसमें भी 5 अवस्थाएं होती हैं, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। तो इस प्रकार जो होती है प्रोफेज की जो प्रथम अवस्था होती है थोड़ी लंबी होती है। आगे अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, ये युग्मित गुणसूत्र कहलाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसा कि अभी हम लोग ऊपर डायग्राम में देखे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो अभी हमने बताया था कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। तो हमने अभी यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। दूसरा कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये क्या होती हैं? ये प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई अस्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। यह कोशिकाएं पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, लाइकेन वगैरह में, जो प्राथमिक पेड़ पौधे हैं उनमें ये सब पाई जाती हैं, बैक्टीरिया और सब चीज़ों में। आगे देखते हैं कोशिका के मूल घटक क्या क्या हैं। जो कोशिका है हमारी किस प्रकार बनी हुई है, क्या क्या चीज़ मिलकर के कोशिका का निर्माण करते हैं। जैसे बताया गया कि कोशिका जो होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो उसमें कितने ऑर्गन्स और सब चीज़ हैं जो मिल करके जो है सारे फंक्शन को करते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला पाया जाता है कोशिका झिल्ली, जो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बाहरी वातावरण से जो है सेल को अलग करता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं तो इसमें प्रोटोप्लाज्म या जैवद्रव्य होता है। तो जो जैवद्रव्य होता है उसमें देखा जो कुछ भी कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है वह सब प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें 60 से 90% तक जल होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में पानी और प्रोटीन का अनुपात जो होता है वो 3:1 के अनुपात में। अब देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो उसमें सभी चीज़ इसमें आ जाएंगी। जो भी ऑर्गन्स इसमें पाए जाते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद बेजल का जिसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आदि चीज़ें इसमें जो है सभी चीज़ समाहित रहती हैं। प्रोटोप्लाज्म में और देखा जाए तो इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आदि चीज़ें। और कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। विटामिन ABC ये सारी पाई जाती हैं। उसके बाद देखा जाए तो जैवद्रव्य हो गया। उसके बाद में आता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या था? जैवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, और उसके बाद में तीसरा है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर जो भी कुछ होता है वो तो प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन जो कोशिका द्रव्य होता है, देखिए क्या होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर जो भी कुछ रहता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। इसको ऊर्जा का गृह या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ATP मिल भी इसी को बोलते हैं। बायोब्लास्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी और जिसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। काल्बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे एक लगा है।
इसको देखा जाए तो इसमें आउटर लेयर होगा, उसके बाद में एक क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी संरचना होती है, F1 पार्टिकल उस पर होते हैं, और इसमें ग्रेनस क्या नाम है, ATP का निर्माण करते हैं और फिर ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी यंत्र। गोल्जी यंत्र की खोज कैम्लो गोल्जी ने की थी। इसको हम लोग याद रखेंगे कि किसने खोज की थी गोल्जी बॉडी की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। या कोशिका में उत्पन्न होने वाले प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को संचालित करने का कार्य करते हैं। गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? कोशिका में उत्पन्न होने वाले प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को संचालित करना। या कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में भी कार्य करता है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग जिसको बोलते हैं लाइसोसोम को। ये अपने आप को ही नष्ट कर लेता है। या कोशिका को जीवाणुओं से बचाने का कार्य करते हैं। या प्रोटीन वसा तथा केंद्र अम्ल को पचाता है। यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर ही है, इसमें सारे ऑर्गन्स को दिखाया गया है। इस प्रकार सारे ऑर्गन्स इससे लगे हुए हैं। न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे किस प्रकार से राइबोसोम वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सारे चीज़ ऑर्गन्स हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। आगे राइबोसोम, इसकी खोज जॉर्ज एमिल पेलेट ने की थी। राइबोसोम की, राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। जो ये राइबोसोम होते हैं, ये इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगे रहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे रहते हैं। इसी कारण ये जो है रफ टाइप का दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ इसीलिए होता है क्योंकि इसी पे जो है राइबोसोम लगे होते हैं, और ये क्या करते हैं? प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राइबोसोम का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। जैसा कि बताया हमने कि यहाँ दो प्रकार का होता है, एक दानेदार होता है जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इन्हीं पे राइबोसोम लगे रहते हैं। प्रोटीन तथा दूसरे पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है चिकना या बसा के कार्य को संचालित करता है। उसके बाद बैकवल्स, इसमें कुछ होती हैं रिक्तिकाएँ, कुछ खाली स्थान होते हैं। कोशिका के आंतरिक एवं बाह्य दाब को संतुलन बनाए रखते हैं। कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। उसके बाद होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखा जाए केंद्रक काय होता है या कोशिका के विभाजन में कार्य करता है। तो जो सेंट्रोसोम होता है, जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो द्विगुणित होती है, उसके बाद में दोनों सेंटर पे ये केंद्रक काय जो होते हैं आ जाते हैं, और इस प्रकार जो गुणसूत्र को जो है आधे गुणसूत्र को एक सेंट्रोसोम ऊपर और एक सेंट्रोसोम नीचे जो है आधे गुणसूत्र को नीचे खींच लेता है, और इस प्रकार जो है धीरे धीरे उसका जो है विभाजन होने लगता है। उसके बाद में आता है केंद्रक। केंद्रक तो मेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रक ही सारा कुछ काम करता है, एक नियंत्रण करता है पूरे कोशिका के ऊपर, या कोशिका के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ये जो है साधारण क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज मनुष्य कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ा जो होता है वो दैहिक होता है, कायिक होता है। एक जोड़ा जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो ये डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए कि 22 इंटू 2 44 जो हो जाएगा ये दैहिक गुणसूत्र हो जाएगा, और एक जोड़ा जो होता है वो क्या होता है? लैंगिक होता है। वो लिंग का निर्धारण करता है XX YY। XX जो होता है गुणसूत्र वो फीमेल का, और XY जो होगा वो मेल का। इसमें जो होता है DNA तथा प्रोटीन RNA पदार्थ पाए जाते हैं जो आनुवंशिक की इकाई होती हैं, जो कि पेरेंट्स के जो भी गुण होते हैं वो जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं इन्हीं के द्वारा। आगे देखते हैं जीन्स। जीन्स जो होता है जोड़ों में कार्य करते हैं। स्त्री जनन कोशिकाओं को अंडाणु कहा जाता है,
और पुरुष जनन कोशिकाओं को शुक्राणु बोलते हैं। स्त्री और पुरुष की संयुक्त कोशिका को गैमेट्स बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जेनेटिक्स का पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था और जो है इस प्रकार से हम लोग एनाटॉमी में आज कोशिका के बारे में, सेल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और अगला जो वीडियो होगा वो होगा ऊतक के बारे में। ऊतक किस प्रकार का निर्माण होता है। ये सारी कोशिकाएं मिलकर के, एक समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ऊतक के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको आप लोग देखिए, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके।